नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअली देश के 71,000 युवाओं को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा, जिनको अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी दी गई। प्रधानमंत्री ने इसे नए भारत का प्रोएक्टिव अप्रोच करार दिया और पीएम ने कहा कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी शासित राज्य युवाओं को नौकरी देने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज 660 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी। आज 1 लाख से ज्यादा सीट उपलब्ध है। आज पहले के मुकाबले 2 गुनी संख्या में डॉक्टर परीक्षाएं पास करके तैयार हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लिनिक बने हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का हर प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार उसमें बढ़ोतरी सुनिश्चित कर रहा है। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार जो एफपीओस बना रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाखों करोड़ की मदद दे रही है, स्टोरेज कैपेसिटी का विस्तार कर रही है, उससे गांव के युवाओं के लिए अपने गांव में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। स्टार्टअप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है। आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें गुजरात की सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को अब फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी की याचिका पर फैसला 20 अप्रैल को होगा और मोदी सरनेम मामले में सुनवाई होगी। दरअसल राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा दी गई, जिसे चुनौती दी अदालत में, और उस पर पहले 13 तारीख तय हुई थी और अब इस मामले में सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। तो राहुल गांधी की याचिका पर अब फैसला 20 अप्रैल को आएगा। तो मोदी सरनेम मामले में यह सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी और गुजरात की सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को इस पर फैसला सुनाएगी। तो राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले पे आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 20 तारीख तय की गई है। पीयूष दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, 20 तारीख को अब मामले की अगली सुनवाई होगी राहुल गांधी मामले में। बिल्कुल, बात करें, देखिए, सूरत कोर्ट में आज मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को लेकर आज याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश गुजरात की सूरत कोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया। अब इस पूरे मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी नेता है गुजरात के, उन्होंने मानहानि का केस किया था। उसके बाद लंबी प्रक्रिया चली राहुल गांधी पर। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सजा भी मिली, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, और जिसके बाद राहुल गांधी ने भी एक याचिका फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट में लगाई है। और इस याचिका के खिलाफ भी कहीं ना कहीं बीजेपी नेता, जिन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि मामले में केस दर्ज कराया था, उसके बाद
कहीं ना कहीं आज याचिका पर सुनवाई होने वाली थी और आज किसी कारणवश ये सुनवाई टल गई है। अब इस पूरे मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। जब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी तो देखना होगा खासतौर पर राहुल गांधी की ओर से फिर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो याचिका लगाई है उसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें राहत देने की मांग गुजरात की सूरत कोर्ट से किया गया है। हालांकि जो बीजेपी नेता है जिन्होंने केस दर्ज कराया है उनका भी सीधे तौर पे उस याचिका का उन्होंने विरोध किया है। ऐसे में हम देखना होगा कि 20 अप्रैल को जब सुनवाई होती है तो सूरत कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और दिल्ली में बीजेपी 6 अप्रैल से अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसे देखते हुए स्वच्छता का पखवाड़ा बना रहे हैं जो 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। जिसे देखते हुए दिल्ली के संजय झील पार्क में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें पड़पड़गंज वार्ड की पार्षद रेणु चौधरी संदीप कपूर के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्क में सफाई करवाकर लोगों को सफाई का विशेष ध्यान रखने का संदेश दिया। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने दूसरी मांग की है और दूसरी अदालत में मामले को ट्रांसफर करने की मांग की है। सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को जारी किया है नोटिस और मामले में 4 मई को अगली सुनवाई होगी। तो सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और मामले में 4 मई को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं और उन्होंने मांग की है कि दूसरी अदालत में मामले को ट्रांसफर किया जाए। पीयूष ज्यादा जानकारी इस पे देंगे। पीयूष, दूसरी अदालत में मामला ट्रांसफर करने की मांग सत्येंद्र जैन कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, दोनों ही हमारी पार्टी के नेताओं के मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करें तो दिल्ली की राहुल जमानी कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी से चूंकि जवाब मांगा है और याचिका के माध्यम से मामले की कार्रवाई को दूसरे न्यायाधीश को सूचीबद्ध करने की कहीं न कहीं मांग जो है वो सत्येंद्र जैन की ओर से की गई है। तो ऐसे में जस्टिस विनय कुमार गुप्ता ने 4 मई को बहस के लिए अगली तारीख तय की है और इससे पहले जो ईडी है उससे इस पूरे मामले पर सत्येंद्र जैन की याचिका पर कहीं न कहीं जवाब भी दाखिल करने को कहा है कि अभी तक ईडी ने क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की है और या ईडी को अभी क्या कुछ पूछताछ करना है। तो निश्चित रूप से अब अगली सुनवाई जब 4 मई को होगी तब देखना होगा कि क्या वाकई में सत्येंद्र जैन की याचिका पर कहीं न कहीं सत्येंद्र जैन को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी इस मामले में लगातार पहले भी जांच कर चुकी है और लगातार जो पूछताछ है अभी हिरासत में है सत्येंद्र जैन, और निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण खुलासे भी निकलकर हो रहे हैं और कई लोगों के नाम भी निकलकर सामने इस दौरान कई लोगों के आए हैं। तो निश्चित रूप से अभी सत्येंद्र जैन चूंकि तिहाड़ जेल में बंद है तो अब देखना होगा कि क्या सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट उन्हें राहत देता है या नहीं देता है। जब मामले की सुनवाई 4 तारीख को होगी तो निश्चित रूप से जब ईडी से जवाब मांगा गया है तो ईडी के जवाब को देखते हुए भी कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना सकता है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने दूसरी अदालत में मामले को ट्रांसफर करने की मांग की है। और पटना में नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि उनसे घर तो संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जब इलेक्शन हुए थे तब हमने उन्हें गोपालगंज और कुड़नी में भी भारी मतों से हराया था, यानी बड़े अंतर से हराया था। जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो देश में क्या करेंगे। तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पे तंज कसते हुए कहा कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। जनता एक नहीं होती है, भले दल एक हो जाए, तो इसलिए लाख नीतीश कुमार प्रयास कर लें लेकिन वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर। दशरथ मांझी जी को भारत रत्न देने के लिए मिलने जा रहे हैं। एक औपचारिक मुलाकात है, कोई भी व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिल सकता है। इससे ज़्यादा इसके पीछे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। मेरे वकील ने मेरे बिहाफ में जो पिटीशन फाइल किया था कि राहुल गांधी वायनाड में थे लेकिन यहाँ पर बयान दर्ज कराने नहीं आए। सेक्शन 313 में इनको अपना बयान दर्ज कराना था, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि उन पर गैर जमानती वारंट इशू किया जाए।
उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए। वो अगर हाजिर नहीं होते हैं, उनके वकील ने आश्वस्त किया है कि 25 तारीख को राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर होंगे। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 161 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इस कार्यक्रम के लिए पुणे विभाग मुख्य व्यवस्थापक रेणु दुबे और अतिरिक्त मुख्य व्यवस्थापक ब्रिजेश कुमार सिंह यहां पे मौजूद रहे। हैदराबाद में शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा खुलासा किया। आदित्य ठाकरे ने हैदराबाद के अपने एक दिवसीय दौरे में गीतम विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि शिवसेना में फूट होने से पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री आए थे। वो रोते हुए कहने लगे कि बीजेपी के साथ चले वरना वो हमें जेल में डालेंगे। वो ये कह रहे थे कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पे डर था। और मुंबई में चंद्रकांत पाटिल ने बाबरी गिराने में बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के योगदान को नकारा था और कहा था कि यह आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में किया गया था और इस काम को अंजाम देने में वीएचपी के अलावा बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का योगदान था। जब बाबरी गिरी तब वहां शिवसैनिक नहीं थे। इस बयान के लिए उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से चंद्रकांत पाटिल के इस्तीफे की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक वीडियो शेयर कर चंद्रकांत पाटिल के बयान पे अपनी प्रतिक्रिया दी और उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि जब बाबरी गिरी तब सारे चूहे बिल में थे। और आगरा में रोजगार मेले की शुरुआत की गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री ने युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। रोजगार मेले के तहत कई विभागों में चयन किए गए युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह, एसपी सिंह बघेल, रेल मंडल के डीआरएम मौजूद रहे। और आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कोडिया गांव में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। गांव निवासी गुलाब यादव रमजान के महीने में घर घर जाकर रोजेदारों को जगाते हैं। गांव में 48 साल से इस परंपरा का पालन गुलाब का परिवार करता आ रहा है। रायबरेली में वाहन चालकों से वसूली पर रोक के बाद भी अवैध वसूली की जा रही है और वहीं पीड़ित वाहन चालक ने कहा कि वसूली का आदेश किससे मिला। ये पूछने पे दबंग नगर पालिका से परमिशन की बात कहते हैं, लेकिन जब परमिशन के कागजात दिखाने की मांग की जाती है तो बदसलूकी की जाती है, चालान कटवाने की धमकी दी जाती है। आहत कई वाहन चालकों ने इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी के वो पास पहुंचे और मदद की गुहार भी लगाई। हापुड़ में आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चेयरमैन पद के बसपा प्रत्याशी के पति ने बिना परमिशन सभा का आयोजन किया। सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई गई और इस दौरान प्रचार सामग्री भी लगाई गई। बता दें कि सभा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में पैसों के लेन देन को लेकर आमने सामने दो पक्ष आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस ने कानपुर में महापौर के प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। कानपुर में कांग्रेस ने महापौर पद के लिए आशनी अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। बुंदेलखंड जोन में कांग्रेस महिला विंग की महासचिव है आशनी और प्रत्याशी की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की पत्नी है आशनी अवस्थी। खबर बुलंदशहर से है, जहां आगामी निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एएसपी अनुकृति शर्मा पहुंची और उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे एवं लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसे देखा, उसे परखा और जहां पे कमियां नजर आई वहां पे उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश उन्होंने दिए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां हलियापुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों की मौत से कोहराम मच गया। एक युवक की कल सड़क हादसे में मौत हुई थी, दूसरे की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान
देर रात मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और मामले की जांच की जा रही है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोरोना को लेकर मॉकड्रिल के ठीक दूसरे दिन कोरोना के 3 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी के अनुसार एक मरीज लखनऊ के केजीएमयू में पहले से एडमिट है और 2 मरीज उनके घर पे क्वारंटीन उनको किया गया है। डीएम ने बताया कि कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए 7 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। और रायबरेली में वाहन चालकों से वसूली पे रोक के बाद भी अवैध वसूली की जा रही है। वहीं पीड़ित वाहन चालक ने कहा कि वसूली का आदेश किससे मिला, ये पूछने पे दबंग मारपीट और बदसलूकी करते हैं। और बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पे सुनवाई हुई और विद्युत नियामक आयोग इस पर कंपनियों के प्रस्ताव पर सुनवाई कर रहा है। 18% से ज्यादा घरेलू बिजली महंगी करने का प्रस्ताव है और बिजली कंपनियों ने मौजूदा दरों में औसतन 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। 21 अप्रैल को विद्युत नियामक आयोग इस पर सुनवाई करेगा। ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। तो घरेलू बिजली की दर में 18.59% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। तो ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और घरेलू बिजली की दर में 18.59% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। और निजी और सरकारी संस्थानों की बिजली में 17.62% का प्रस्ताव दिया गया है। अस्थायी कनेक्शन की दर में 18.90% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। और अलीगढ़ में नकली नोटों का धंधा चल रहा है, जहां 500 और 2000 के नकली नोट दुकानदारों के पास चलाए जा रहे हैं। बुजुर्ग दुकानदार ने नकली 500 का नोट पकड़ा है और एक युवक को पकड़ा जो नकली 500 का नोट चला रहा था। और नकली नोट के चलन से दुकानदारों में काफी डर है।